हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके द नॉलेज में। इसमें हम आज बात करेंगे राज्यसभा की शक्तियों की। जो राज्यसभा की शक्तियां हैं उनका वर्णन हम आज करने वाले हैं। हमने कल बात की थी राज्यसभा की, तो आज हम बात करेंगे राज्यसभा की शक्ति व कार्य। राज्यसभा के पास कौन कौन सी शक्तियां और कौन कौन से वो कार्य कर सकती है उसकी हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैधानिक की, वैधानिक शक्ति की। जो राज्यसभा है वो संसद का एक महत्वपूर्ण अंग है। राज्यसभा एक संसद का महत्वपूर्ण अंग है और एक महत्वपूर्ण अंग होने के नाते उसके पास भी एक वैधानिक शक्ति है कि जितने भी बिल होते हैं, जितने भी साधारण विधेयक हैं, वो राज्यसभा में भी पेश किए जा सकते हैं। तो जितने भी साधारण विधेयक होंगे वो राज्यसभा भी पेश कर सकती है। राज्यसभा में भी पेश किए जा सकते हैं कि जितने भी साधारण विधेयक होंगे वो राज्यसभा में भी पेश किए जा सकते हैं, सिवाय वित्त विधेयक को। एक्सेप्शन वित्त विधेयक को छोड़कर जितने भी अन्य साधारण विधेयक होंगे उनको राज्यसभा भी पेश कर सकती है। सबसे पहले ये इसके वैधानिक पावर है इसके पास। दूसरी क्या है? वित्तीय शक्ति। कि जो राज्यसभा है उसके पास वित्तीय शक्ति प्राप्त नहीं है। राज्यसभा को वित्तीय शक्ति प्राप्त नहीं है। वित्तीय शक्ति प्राप्त नहीं मतलब वैसे तो वित्तीय शक्ति प्राप्त है लेकिन उसका कोई महत्व नहीं है, महत्वहीन है। जो सबसे ज्यादा महत्व मिला है वित्तीय सहायता में, वित्तीय शक्ति में, वो है लोकसभा। क्योंकि जो वित्त विधेयक होगा, जो हमने एक्सेप्शन केस की बात की है, वित्त विधेयक, जो वित्त विधेयक है वो केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। सबसे पहले जब लोकसभा उस वित्त विधेयक को पास कर देगी तो राज्यसभा के पास आता है, और राज्यसभा के पास क्या है, या तो वो उसको वापस भेज देगी या फिर 14 दिन तक अपने पास रख सकती है। लेकिन वो 14 दिनों के बाद ऑटोमेटिक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए चला जाएगा। 14 दिन तक वित्त विधेयक को अपने पास रख सकती है। वित्त विधेयक को सिर्फ 14 दिनों तक रोक सकती है या फिर अपने पास रख सकती है। उसके बाद जो है वो राष्ट्रपति के पास स्वतः चला जाएगा, स्वीकृत होगी। इसीलिए इसके पास कहते हैं कि वित्तीय शक्ति इसके पास नहीं है तो वो भी ना के बराबर है। क्योंकि जो विधेयक है वो कहाँ पर पास होगा? लोकसभा में पास किया जाता है। ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं कार्यपालिका पर नियंत्रण। कार्यपालिका पर नियंत्रण। जो राज्यसभा है उसके पास कार्यपालिका पर नियंत्रण करने का भी अधिकार नहीं है। उसके पास भी ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि वो कार्यपालिका पर नियंत्रण करे। शक्तिहीन है। इस क्षेत्र में भी जो लोक राज्यसभा है वो शक्तिहीन है कि कार्यपालिका पर उसका नियंत्रण नहीं है। क्योंकि जो कार्यपालिका है यानी मंत्रिपरिषद जो है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? हमने पढ़ा था कि जो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है मंत्रिपरिषद। जो मंत्रिपरिषद है, परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। अगर वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है मंत्रिपरिषद, तो लोकसभा ही उसको भंग कर सकती है, लोकसभा ही उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकती है। इसीलिए
कहा गया कि इसके क्षेत्र में भी, कार्यपालिका के क्षेत्र में भी शक्तिहीन है राज्यसभा, क्योंकि मंत्रिपरिषद या फिर मंत्रियों से सिर्फ वो प्रश्न पूछ सकती है राज्यसभा कि आप बताइए कि आपने क्या क्या किया है, वो उसके विभाग की जानकारी ले सकती है सिर्फ प्रश्नों के माध्यम से, उनकी आलोचना कर सकती है, लेकिन उनको अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा उनसे त्यागपत्र नहीं मांग सकती, क्योंकि जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो उसके पास कौन सी है, वैधानिक शक्ति है राज्यसभा के पास कि वो साधारण विधेयक को अपने यहाँ से पेश कर सकती है, सिवाय एक्सेप्शनल केस वित्तीय विधेयक को। वित्तीय शक्ति क्या है, न्याय के बराबर है उसके पास, क्योंकि जो वित्त विधेयक होगा वो 14 दिनों के लिए ही रोक सकती है, उसके बाद वो स्वतः लागू हो जाएगा। फिर आते हैं कार्यपालिका पर नियंत्रण, उसमें क्षेत्र में भी वो शक्तिहीन है, क्योंकि जो मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और लोकसभा जब कहेगी तभी वो उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा। इसके अलावा महाभियोग के क्षेत्र में न्यायिक क्षेत्र कह सकते हैं जिसको, न्यायिक क्षेत्र, न्यायिक शक्ति भी जो है, या फिर न्यायिक शक्ति कहते हैं हम इसको, न्यायिक शक्ति है वही कि 2/3 सदस्य राज्यसभा या लोकसभा के 2/3 सदस्य राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगा सकते हैं। अगर कोई एक सदन राष्ट्रपति के विरुद्ध, कोई भी एक सदन राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लेके आता है, तो दूसरा जो सदन होगा, दूसरा सदन जांच पड़ताल करके अपने 2/3 सदस्यों के साथ बहुमत से वो अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा और राष्ट्रपति अपने पद से हट जाएगा, राष्ट्रपति पद से हट जाएगा, इस्तीफा दे देगा। तो जो न्यायिक शक्ति है वो दोनों क्षेत्रों में बराबर है कि लोकसभा भी महाभियोग को ला सकती है और राज्यसभा भी। अगर राज्यसभा लेके आती है तो लोकसभा को 2/3 सदस्यों के साथ बहुमत पारित करना होगा, तभी राष्ट्रपति जो अपने पद को इस्तीफा देगा। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनके विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जा सकता है, दोषारोपण लगाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के व हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के विरुद्ध, न्यायाधीशों के विरुद्ध दोषारोपण करके हटाया जा सकता है, और राज्यसभा के पास ये पावर है। इसके अलावा बात करते हैं निर्वाचन की। निर्वाचन, जो राज्यसभा है वो अपने सदस्यों का निर्वाचन करती है। राज्यसभा अपने सदस्यों में एक उपसभापति का, उपसभापति का निर्वाचन करती है। इसके अलावा किसका निर्वाचन करती है, राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति का। जो राज्यसभा है निर्वाचन के क्षेत्र में उसके पास पावर है क्या, कि अपने सदस्यों में से ही किसी एक को उपसभापति बनाती है। एक दूसरी क्या है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है राज्यसभा। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेगा, राज्यसभा, और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य। उपराष्ट्रपति में, राष्ट्रपति में सिर्फ राज्यसभा क्यों करते, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य क्यों, क्योंकि 12 जो सदस्य है वो मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा और वो उसमें भाग नहीं लेते। अगर ऐसा करते हैं तो भेदभाव होगा, इसीलिए सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं राष्ट्रपति में, और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेंगे उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में। ये थी इसकी निर्वाचन शक्ति। हमने देखा कि न्यायिक शक्ति है उसके पास कि 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति को हटा सकती है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस को भी हटाया जा सकता है। इसके अलावा निर्वाचन जो है
अपने राष्ट्र उपसभापति का निर्वाचन करती है, राष्ट्रपति सभापति की निर्वाचित करती है और उपसभापति के राज्यों के सभी सदस्य उसको मिलकर निर्वाचित करते हैं। उसके अलावा बात करते हैं विशेष जो शक्तियां हैं, विशेष शक्तियों की बात करते हैं अब राज्यसभा की, कि राज्यसभा के पास कौन कौन सी विशेष पावर्स है जिनके आधार पर ये राज्यसभा को पावर्स हासिल होती हैं। ऐसी कौन सी विशेष पावर है, विशेष शक्तियां। विशेष शक्ति में सबसे पहले तो आती है राज्य सूची। हमने बात की, देखा है कि जो संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची, तीन सूचियों के बारे में हमने पढ़ा। इन तीनों में सीटों का जो अलग अलग विषयों का वर्णन किया गया है और शक्तियों का विभाजन किया गया है इन तीन सूचियों के माध्यम से। तो जो राज्य सूची है उस पर कानून बनाने का अधिकार किसका है, राज्यसभा का। राज्य सूची में राज्यसभा कानून बनाती है। अगर 2/3 सदस्यों से यह पास कर दे, राज्यसभा अगर 2/3 सदस्यों के साथ यह प्रस्ताव पास कर दे कि राज्य सूची के विषय पर कानून संसद बनाए, राज्य सूची के विषय पर कानून संसद बनाए, तो तब बनाने की आवश्यकता है या बनाए तो क्या करेंगे, तो उसको 2/3 सदस्यों के साथ ये प्रस्ताव पास करना पड़ेगा, तब जाकर जो है संसद राज्य सूची के विषयों पर जो है अपना जो कानून बनाती है। मतलब विशेष पावर क्या है कि राज्य सूची के आधार पर है कि 2/3 सदस्य अगर ये प्रस्ताव पास करें कि राज्य सूची पर जो कानून है संसद बनाए, तो संसद क्या है कानून बनाती है और वो कानून 1 साल तक रह सकता है। एक बार में वो कानून सिर्फ 1 वर्ष तक रह सकता है, 1 वर्ष तक, सिर्फ 1 वर्ष तक वो वैलिड रहेगा। अगर उसको आगे तक बढ़ाना है उस कानून को, तो फिर से एक प्रस्ताव फिर से पास करके देना होगा राज्यसभा को और वो बना रहेगा, आगे तक बढ़ जाएगा। अगर वो कानून की अवधि मतलब समाप्त होगी तो समाप्त होने के 6 महीने तक वो कानून बना रहेगा। जब इस प्रस्ताव की अवधि समाप्त हो जाती है, मतलब 1 वर्ष बाद ये समाप्त हो जाता है, तो वो जो कानून बनाया है संसद ने, जो कानून बनाया है वो कानून समाप्त हो जाएगा। कब? 6 महीने के बाद। 6 महीने के बाद वो कानून समाप्त हो जाएगा और फिर से राज्यसभा को राज्य सूची के विषय में कानून बनाना पड़ेगा। तो उसके पास ये विशेष शक्ति है, वो प्रस्ताव पास करे तो। और उसके अलावा दूसरी जो क्या है, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग। ये भी इसके पास अभी अगर महाभियोग लेके आना है उपराष्ट्रपति के विरुद्ध, तो वो सबसे पहले कहाँ होगा, राज्यसभा में पास किया जाएगा। राज्यसभा जब पास कर देगी महाभियोग के बारे में, तब ही उपराष्ट्रपति का जो महाभियोग पास किया जाएगा वो फिर आगे पास होकर जाएगा लोकसभा में। तो सबसे पहले कहाँ पर मिलेगा, सबसे पहले राज्यसभा पास करेगी, राज्यसभा से पास होने के बाद ही आगे लोकसभा में ट्रांसफर किया जाएगा। और लोकसभा जब पास कर देगी तो राष्ट्रपति उससे त्यागपत्र मांग लेगा। तो उपराष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग भी सबसे पहले कहाँ लाया जाता है, राज्यसभा में। उसके अलावा क्या विशेष पावर है कि जब आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होती है या आपातकालीन आपातकाल लगती है, तो अगर उस समय जो लोकसभा है वो भंग हो चुकी है, तो परमिशन कौन देगा, राज्यसभा। उसके पास भी ये पावर है कि अगर आपातकाल लगाई जाती है किसी आंतरिक विद्रोह के कारण, या फिर राष्ट्रीय आपातकाल लगती है, राष्ट्रीय आंतरिक आपातकाल लगेगी, या फिर युद्ध होगा बाह्य क्षेत्र में, आर्टिकल 352 के तहत अगर आपातकाल लगती है, तो इसमें क्या होगा, लोकसभा उसमें अगर लोकसभा भंग है तो राज्यसभा स्वीकृति देगी, लोकसभा उस प्रस्ताव को पास करेगी कि आप लोक पावर जो आपातकाल की जो शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, आप आपातकाल की शक्ति को लगा सकते हैं, राज्यसभा उसको लिखित में प्रस्ताव पास करेगी। तो इसके पास ये कुछ विशेष पावर्स हैं
कि राज्य सूची की उपराष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की और आपातकाल में परमिशन देने की ये जो विशेष शक्तियाँ राज्यसभा के पास हैं। तो ये देखिए हमने राज्यसभा की जो शक्तियाँ हैं। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।